ये आकाशवाणी है। चंद्रगुप्त आज प्रस्तुत है बांग्ला के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्र लाल रॉय का लिखा ये ऐतिहासिक नाटक। समय के साथ साथ विस्मृति यानी भूलना एक स्वाभाविक लक्षण है, किंतु राष्ट्र का स्वरूप गढ़ने वाले व्यक्तित्वों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस नाटक के माध्यम से आज हम आपको, खासकर युवाओं को, भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त नाटक भारत के महान राजा और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान और उस समय के मगध के महाशक्तिशाली राजा धनानंद के पतन की कहानी है। ये नाटक चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी भी है। ये नाटक ग्रीक के विश्व विजेता सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के लालच, कूटनीति और डर की कहानी भी है। संक्षेप में कहें तो ये नाटक प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान की कहानी है और त्याग से सिद्ध हुए राष्ट्रीय एकता की कहानी है। तो आइए सुनते हैं ये ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त। आज सुनिए इस नाटक की पहली कड़ी। सच सेल्यूकस, कैसा विचित्र ये देश है। दिन में सूर्य की प्रचंड किरणें इसके नीला आकाश को जलाकर क्षार कर डालना चाहती हैं, तो रात्रि के समय शुभ्र चंद्रमा अपनी स्निग्ध ज्योत्सना से इसे नहला देता है। घनी अंधेरी रात में जब अगणित उज्ज्वल ज्योतिपुंज इस आकाश में झिलमिल झिलमिल करते हैं, तो मैं विस्मित सा उसे देखता रह जाता हूं। सच सम्राट, कहीं पर ताड़ के वृक्ष गर्व से माथा ऊंचा किए खड़े हैं, कहीं विराट वट वृक्ष अपनी स्नेहिल छाया चारों ओर फैलाए खड़ा है, तो कहीं बड़े बड़े सुंदर सींगों वाले हरिण निर्जन वन में तीर छोड़ने के लिए तैयार शिकारी की ओर भोली भाली दृष्टि से देख रहे हैं। और सबसे ऊपर इस देश पर शासन करने वाले सौम्य, गौरवर्ण एवं कांति वाले लोग, उनके मुख पर शिशु का सा भोलापन है, शरीर में वज्र की सी शक्ति, आंखों में सूर्य की सी चमक और हृदय में अदम्य साहस। इस शौर्य को पराजित करके आनंद मिलेगा। पुरु को जब मैं बंदी बनाकर लाया तो उसने क्या कहा जानते हो? क्या सम्राट? मैंने उससे पूछा, तुम मुझसे किस प्रकार के आचरण की प्रत्याशा करते हो? उसने निर्भीक सधे हुए स्वर में कहा, एक राजा जैसा दूसरे राजा से करता है। मैं आश्चर्यचकित रह गया। सोचा, यह भी क्या जाति है। मैंने उसी क्षण उसका राज्य उसे लौटा दिया। सम्राट बड़े उदार हैं। उदार? उसके उस उत्तर के बाद क्या उसके साथ और किसी प्रकार का व्यवहार संभव था? सच सेल्यूकस, कहीं महानता देखकर एक प्रकार के उल्लास से मन भर जाता है। और फिर यहां मैं शासन करने तो आया नहीं हूं, मैं केवल शौकिया दिग्विजय के लिए आया हूं। मैं संसार में अपनी कीर्ति छोड़ जाना चाहता हूं। तब फिर उस काम को अधूरा ही क्यों छोड़े जा रहे हैं? उसे पूरा करने के लिए और अधिक ग्रीक सैन्य की आवश्यकता होगी। कैसा आश्चर्य है सेनापति, आधे एशिया में खून से सना मेरा विजय रथ अबाध चलता गया, किंतु पहली रुकावट मिली शतद्रु के तट पर। क्या समाचार है एंटिगोनस? ये कौन है? गुप्तचर। क्या कहा? गुप्तचर? मैंने इसे एक शिविर के पास एकांत में बैठे तालपत्र पर कुछ लिखते हुए देखा है। मैंने दिखाने को कहा तो इसने पत्र दे दिया, पर मैं इसे पढ़ नहीं सका, इसीलिए स्वयं सम्राट के पास ले आया। तुम क्या लिख रहे थे युवक? सच सच बतलाना। मैं सत्य ही बोलूंगा राजाधिराज। भारतवासी ने अभी भी झूठ बोलना नहीं सीखा है। ठीक है,
बतलाओ, क्या लिख रहे थे? प्रायः 1 महीने से मैं सम्राट के सैन्य संचालन, व्यूह रचना प्रणाली एवं सामरिक नियम आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहा था। किससे? इन्हीं सेनापति से। सेल्यूकस, क्या ये सच है? सत्य है सम्राट। फिर? उसके बाद मकदूनिया के सम्राट की अद्भुत विजय वार्ता सुनी। समाचार मिला कि आधे एशिया को पद्दलित करते हुए वे भारतवर्ष पहुंचे हैं और यहां उन्होंने आर्यकुल रविपुरु को पराजित कर दिया है। इसलिए यहां आकर मैं सेनापति से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। मेरी इच्छा केवल अपने छीने गए राज्य को पुनः प्राप्त करने की है, बस इतना ही। मैं स्थिति को समझ नहीं पाया था सम्राट। इस युवक का चेहरा एवं बातचीत मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। मैं सहज भाव से इसके साथ ग्रीक सामरिक प्रणाली की चर्चा किया करता था। मुझे नहीं पता था कि यह विश्वासघातक है। विश्वासघातक कौन? यही युवक। यही युवक या तुम एंटिगोनस? यदि मेरी उम्र का लिहाज न करो तो न सही, पर मेरे पद को तो न भूलो। मुझे पता है कि तुम ग्रीक सेनापति हो, फिर भी तुम विश्वासघातक। एंटिगोनस, बंद करो ये सब। एंटिगोनस, तुम्हारी उद्दंडता के कारण मैं तुम्हें अपने राज्य से निर्वासित करता हूं। तुम्हारी इतनी स्पर्धा हो सकती है, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जाओ, तुम अभी यहां से चले जाओ। और सेल्यूकस, यद्यपि तुम्हारा अपराध उतना गुरुतर नहीं है, किंतु भविष्य में याद रखना कि ग्रीक सम्राट के सम्मुख ग्रीक सेनापति का आंखें लाल करना शोभा नहीं देता। और युवक। हाँ सम्राट। तुम्हें यदि बंदी करूं तो? मेरा अपराध? मेरे शिविर में तुमने शत्रु के गुप्तचर के रूप में प्रवेश किया है। इस अपराध में? मैंने तो सोचा था कि सम्राट सिकंदर धीर वीर होंगे, किंतु अब पता चला कि वे भीरू हैं। एक बिना घर बार का निराश्रय हिंदू राजपुत्र उनके सामने एक छात्र के रूप में आया है और इतने ही से वे डर गए। सेल्यूकस, इसे बंदी करो। सम्राट, मेरा वध किए बिना मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता। शाबाश। जाओ वीर, मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने राज्य में निर्भय लौट जाओ। और मैं एक भविष्यवाणी करता हूं, तुम याद रखना, एक दिन तुम अपने छीने गए राज्य का पुनरुद्धार करोगे। तुम दुर्जय दिग्विजयी बनोगे। जाओ वीर, तुम मुक्त हो। गीली दलदल भूमि के ऊपर धुएं की कुंडली बन रही है। सड़े मांस की दुर्गंध से जैसे स्वयं हवा की सांस रुक गई हो। घावों से पीड़ित कुत्तों की भों भों इस सूने प्रदेश की शांति को भंग कर रही है। प्रभात सुंदरी के अंग अंग भी घाव से परिपूरित हैं। हे सुंदरी विभत्सता, तुम कितनी सुंदर हो। इसीलिए तो मैं गांव छोड़कर रोज तुम्हारी मलिनता का आस्वादन करने आता हूं। हे सुंदरी, तुम मुझे दुनिया से और भी दूर खींच ले जाओ। दूर, जितनी दूर संभव हो। नरक में हो तो भी अच्छा है, बस इस संसार से दूर हो। मुझे निस्सहाय दरिद्र ब्राह्मण समझकर ये कुछ नीच भी अपना सर ऊंचा किए हैं। ठहरो ठहरो, मैं अभी तुम्हें निर्मूल करता हूं। ये लो, अब ये लो, अब बोलो, अब कैसे ब्राह्मण के नंगे पैरों में चुभोगे? नमस्कार।
तुम कौन हो? मैं महाराज नंद का मंत्री हूँ। महाराज नंद का मंत्री? दूर हट जाओ। क्यों? मैंने कोई अपराध किया है? नहीं, तुम क्यों कोई अपराध करोगे? तुमने कोई अपराध नहीं किया है। राजा ने कोई अपराध नहीं किया। ईश्वर ने भी कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो जितना है सब मेरा। महाराज ने हमारी ब्रह्मोत्तर जमीन पर जबरन अधिकार कर लिया। हमारे घर को सूना करके हमारी गृह लक्ष्मी को जबरदस्ती हर ले गए। ये तो मेरा ही अपराध है। मुझे दीन असहाय जानकर इस कुश ने भी आज सर उठाया है। क्यों? और चुभोगे पैरों में? चुभो, चुभो और चुभो। चाणक्य, मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। क्यों मंत्रीवर? मेरे पास तो और कुछ भी नहीं बचा है। यही छोटी सी कुटिया है। चलो इसमें भी आग लगा दो। ओह, आज यदि ब्राह्मण में वो तेज रहता तो। तेज नहीं कैसे है ब्राह्मण? पाणिनि ने कहा है, ये उसका अपना दोष है। संपूर्ण जाति की विद्या, यश, क्षमता को आत्मसात करके ही बड़ा हुआ जा सकता है। भूखे रहकर कहीं मस्तिष्क का विकास संभव है? ऐसा न होता तो इतना अधः पतन क्यों होता? तुम किससे बातें कर रहे हो? कैसा अधः? चाणक्य, इसी ब्राह्मण ने अपना प्रभुत्व खोया है और यही पुनः उसका उद्धार करेगा। मैं उसी उद्देश्य से आज तुम्हारे पास आया हूं। सो कैसे? तुम्हें महाराज के मातहमह के श्राद्ध का पौरोहित्य करना होगा। मैं क्षत्रिय का दासत्व नहीं करूंगा। सुनो ब्राह्मण, ना, ये कैसा अत्याचार? मैं अपनी इस छोटी सी कुटिया में बैठकर रो भी नहीं सकता। पुरुषों को रोना शोभा नहीं देता। सो तो ठीक है, पर मैं क्या करूं? एक के बाद एक लगने वाले दुर्भाग्य के थपेड़ों ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। किंतु कन्या हरण के द्वारा उसने मेरी रीढ़ ही तोड़ दी। तुम विलक्षण व्यक्ति हो, इतने अधीर क्यों हो रहे हो? अधीर? इच्छा होती है रोऊं, खूब जोरों से फूट फूट कर रोऊं, किंतु मेरे आंसू सूख गए हैं। बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे अंदर अश्रु का सागर जमा हो रहा हो। अविचार अत्याचार ने ईश्वर की भावना तक को ढक लिया है। मैं देख ही नहीं पाता। क्या तुम ही अकेले दुख पा रहे हो? मेरे दुख को जानते हो? इसी राजा की आज्ञा से अंधकार पूर्ण कारागृह में अपने 7 बेटों को भूखों मरते देखा है। ये क्या कह रहे हो? तब भी तुम उनके मंत्री हो? चाणक्य, बदला लेने के लिए ही मैं बच रहा, भूखों मरा नहीं। प्रतिशोध लेने के लिए ही मैंने मंत्रित्व स्वीकार किया है। चाणक्य, तुम मेरी सहायता करो। आज से हम दोनों ब्राह्मण एक हों। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं पौरोहित्य स्वीकार करता हूं। चलो चलूं। सुंदर, अति सुंदर।
महाराज, ये कौन है? तुम किस आसमान से अचानक टपक पड़े चंद्रवदन? तुम नाचना जानते हो? तुम कौन हो? एक ब्राह्मण। जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या काम? तुम इस समय यहाँ क्यों आए? महाराज, मैं आपके नाना के श्राद्ध का पौरोहित्य करने के लिए बुलाया गया हूँ। स्वयं चलकर कोई अनुरोध करने नहीं आया हूँ। ओह, तो फिर तुम्हें ही बड़ा अनुरोध करके कौन बुला लाया है? तुम्हारा मंत्री। मंत्री ने बुलाया है तो उसके पास जाओ। तुम्हारे साले ने मेरा अपमान किया है। सो तो करेगा ही। साले तो अपमान करते ही है। और साले का तो साथ खून भी माफ होता है। कुछ ख्याल न करो। तुम सब चुप रहो कुत्ते। मेरे साले ने अपमान कर ही दिया तो क्या हुआ? मगध महाराज का साला है। तुम मुझे मामूली आदमी समझते हो? मैं महाराजा का साला हूँ। क्या तुम यहाँ मेरे सामने खड़े होकर मुझ पर ही लाल पीले होगे? भिक्षुक, निकल जाओ यहाँ से। कलयुग के ब्राह्मण गण, कान खोलकर सुनो। क्षत्रिय ब्राह्मण से कह रहा है कि निकल जाओ यहाँ से। फिर भी आंधी नहीं आती, अग्निवृष्टि नहीं होती, पृथ्वी कांप नहीं उठती, सब स्थिर है। कैसा आश्चर्य! कोई है? इसे गर्दनियां देकर निकाल। निकल जाओ भिक्षुक। क्या? अच्छा, चला जाता हूं, पर जाने से पहले एक बात कह दूं। महाराज नंद, इस कलयुग में ही नष्ट प्राय तेजहीन ब्राह्मण का तेज देखना चाहते हो? यदि मैंने नंद वंश का नाश न किया तो मैं चणक का पुत्र नहीं। तुम्हारे रक्त में रंग कर ही इस शिखा को बांधूंगा, समझे? मेरी इस प्रतिज्ञा को भूल मत जाना। और एक भविष्यवाणी भी किए जाता हूं कि एक दिन इसी भिक्षुक के सामने तुम्हें घुटने टेक कर प्राण भिक्षा मांगनी पड़ेगी, किंतु मैं वो भिक्षा नहीं दूंगा। सारा मजा किरकिरा कर दिया। चलो हटाओ। बुरा क्या किया? एक नए तरह का आमोद हुआ। महाराज, फिर कौन आया? ओ, मंत्री, यहाँ क्यों? आपने कहा था ना कि अविलंब ही। इसीलिए आप प्रमोद वन में चले आए? तनिक भद्रता का विचार करते। तुम्हारे मुख से यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होने लायक किसी काम के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, पर आ ही गई हो तो सुनो। तुम्हारा बेटा चंद्रगुप्त जीवित है? मुझे नहीं पता बेटा। तुम्हें पता है? बतलाओ वो कहाँ है? नहीं तो नंद को जानती हो? जानती हूँ, नंद को नहीं जानूंगी। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, थपकी दे देकर सुलाया है। ठीक है, इस बात पर जितना चाहे गर्व कर सकती हो। अब ये बताओ कि चंद्रगुप्त कहाँ है? मैंने कहा ना कि मुझे पता नहीं। तुम्हें पता है? बोलो नहीं तो मेरा वध करोगे। क्यों? ना, तुम्हारा वध नहीं करूंगा। इतनी जल्दी समाप्त कर देने से नहीं चलेगा। तुम्हें आजीवन कारागार में डाल दूंगा, अनाहार की ज्वाला में तिल तिल कर जलाऊंगा। नहीं नहीं, तुम इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, शूद्रा माँ होगी ना। पिता की दासी होकर तुम्हारी इतनी स्पर्धा। महाराज की माँ बनना चाहती हो? ओह, इसे कारागार में ले जाओ। आओ देवी। महाराज नंद, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, किंतु मैं एक दीनहीन निस्सहाय नारी तो हूँ। नारी का अपमान, दुर्बल पर अत्याचार,
नारी सब कुछ सह लेती है पर धर्म नहीं सहेगा, समझे? हम लोग यहाँ पर तुमसे धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ने नहीं आए हैं, समझे? अब भी बतला दो कि चंद्रगुप्त कहाँ है, नहीं तो ये रहा चंद्रगुप्त तुम्हारे सामने। नीच! माँ, चंद्रगुप्त के जीवित रहते तुम्हारा ये अपमान! माँ! बेटा, मेरा बेटा! फिर पाखंडी कापुरुष, इसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। आओ। तुम ही चंद्रगुप्त हो? जी हां, आपका सेवक चंद्रगुप्त। तुम कर सकोगे? यदि आपकी कृपा हो तो अवश्य ही। मैं कौन हूं? कोई भी नहीं। तुम अकेले ही कर सकोगे। मैं तो मात्र एक दीन ब्राह्मण हूं, अत्यंत दीन। आप दीन ब्राह्मण? आज ब्राह्मण के समान दीन दूसरा कौन है? उसके शाप से सगर पुत्रों के जलकर क्षार होने की बात तो दूर रही, एक प्रदीप तक नहीं जलता। उसका यज्ञोपवीत आज उसकी याचकता का चिन्ह है। गुरुदेव, मैं सब सुन चुका हूं। आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, एक आशीर्वाद दीजिए। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि आप मुझसे कहें, चंद्रगुप्त आगे बढ़ो। बस, बाकी सब मैं कर लूंगा। कर सकोगे? सकूंगा गुरुदेव। सिकंदर शाह ने भविष्यवाणी की थी कि मैं दिग्विजयी होऊंगा। बहुत अच्छा। तब तुम पैर छूकर शपथ लो कि ये ब्राह्मण जो कहेगा तुम उसका पूरा पूरा पालन करोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं गुरुदेव। आप मुझे दीक्षा दीजिए। तुम कर सकोगे। तुम्हारा मुख, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी भाव भंगिमा सब मिलकर एक स्वर से घोषणा कर रही है कि तुम कर सकोगे। हां, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम्हें मगध के सिंहासन पर बैठाऊंगा, तुम्हें भारत का सम्राट बनाऊंगा। चंद्रगुप्त। गुरुदेव। ऊपर की ओर देखो। क्या देख रहे हो? आकाश। उसका रंग क्या है? पीलापन लिए हुए लाल। कुछ समझ में आ रहा है ये किस बात का सूचक है? आंधी आएगी। ठीक, आंधी आएगी। और सामने भविष्य की ओर देखो तो तनिक। कुछ भी नहीं देख पा रहे हो? ना। अरे मूढ़, वहां भी आंधी आएगी, एक भीषण आंधी। अब और डर नहीं है चंद्रगुप्त, उठो। जानते हो मैं अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा हूं? क्या गुरुदेव? इस प्रथमिता, प्रज्वलिता, प्रवाहिता, रक्त स्रोत भैरवी भारत भूमि के बदले एक रत्नालंकृता, पुष्पोज्वला, संगीत मुखरा, हास्यमयी जननी। एक सागर से दूसरे सागर तक विस्तीर्ण एक महासाम्राज्य। उस साम्राज्य में तुम सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित होगे और तुम्हारा पुरोहित होगा ये दीन ब्राह्मण चाणक्य। युद्ध होगा? हाँ, कल युद्ध होगा। चंद्रगुप्त आक्रमण करेगा? हाँ मुरा, और ये बात दिन भर में 100 बार तो कह चुका हूं। अब इतनी रात में यही बात फिर से पूछने क्यों आई हो?
मैं अपने मन को किसी भी प्रकार स्थिर नहीं कर पा रही हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। मुरा, चंद्रगुप्त मेरा पुत्र है और नंद वह भी मेरा बेटा है। चंद्रगुप्त और नंद ये दोनों एक ही डाल के दो फूल हैं। चंद्रगुप्त रास्ते का भिखारी हो जाए मुझे चिंता नहीं है, पर इस झगड़े की आवश्यकता नहीं। नारी की व्यर्थ विनती सुनने का समय मेरे पास नहीं है। शिविर में लौट जाओ। नारी की व्यर्थ विनती? नारी क्या इतनी अवज्ञा के योग्य है? गुरुदेव, आप क्या समझिएगा कि मेरे हृदय में कैसी आंधी चल रही है। मैं कितना कुछ सह रही हूं, ये आप क्या समझिएगा। और नारी तुम क्या जानो लुप्त गौरव की दीन महिमा, ये प्रतिहिंसा की ज्वाला, ये मर्मदाह। जाओ, मुझे परेशान मत करो, ये युद्ध अनिवार्य है। तुम शिविर में लौट जाओ। कौन? कात्यायन? हाँ चाणक्य, मैं ही हूं। इतनी रात गए? विशेष संवाद है। क्या? नंद के वृद्ध मंत्री आए थे। फिर? वे संधि की बात कर रहे थे। वाह, खूब चाल चली है। पराजय अनिवार्य देखकर संधि का प्रस्ताव भेज दिया। तुम क्या कहते हो? कुछ नहीं। मनसा चिंतितम कर्म वचसा न प्रकाशयेत। किंतु मैं तुम्हारा मित्र हूं। पंडित चाणक्य का मत है कि न मित्रेप्यति विश्वसेत। अभी भी तुम्हें बताने का समय नहीं हुआ है, फिर भी संधि नहीं होगी। जाओ, तुम शिविर में जाओ। प्रणाम गुरुदेव। जयोस्तु। तुम्हें मैंने बुलाया था चंद्रकेतु। आज्ञा। कल युद्ध होगा। तुम लोग यदि जान की बाजी लगा दो तो युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। आपको यह बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी गुरुदेव? क्या आप मुझ पर अविश्वास करते हैं? नहीं। तो? चंद्रगुप्त पर पूरा विश्वास नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैंने अनुभव किया है कि उच्चाकांक्षा से भी बलवती एक और प्रवृत्ति है जो बार बार उसके पीछे से झांक रही है। कल युद्ध है, तब तक तुम बराबर उसके साथ रहना एवं उसे व्यस्त रखना। उसे अकेले बिल्कुल मत छोड़ना और युद्ध के समय भी उसका साथ मत छोड़ना। जो आज्ञा। मैं और मुरा इस पर्वत के नीचे पुल के पास तुम लोगों की विजय वार्ता सुनने के लिए प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा। जाओ। चंद्रगुप्त। अभी आप बांग्ला के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्र लाल रॉय के लिखे इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। नाटक की निर्देशक थीं उर्मिला वर्मा। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।